नमस्कार, स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का आज 3 दिसंबर के करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री और मेंस के नोट्स जो कि 2022 के लिए पूरी तरह से अपडेटेड है, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इनके साथ ऑफर चल रहा है। प्री के 1299 के नोट्स के साथ आपको 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है। वहीं मेंस के नोट्स के साथ आपको एमपीपीएससी मेंस 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें या आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बताएंगे यदि आप एकलव्य टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यदि वो केवल मात्र 99 रुपीज की है, जिसमें आपको बहुत सारे इसमें प्राइज मिल रहे हैं, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ज्यादा जानकारी के लिए, या फिर आप ऐप से इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। पिछले दिनों हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ष 2025-26 तक देश की अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर का मध्य प्रदेश योगदान करने वाला है अपने देश की पूरी इनकम में? तो 550 बिलियन डॉलर का राज्य का योगदान का लक्ष्य रखा गया है। जननायक टाटा सूरमामा का जो बलिदान दिवस मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जन सेवा अभियान है, ये 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चली थी और बैतूल में भी इसका एक वहां पे सभी जो लाभान्वित लोग थे उनको क्या किया गया है कि प्रमाण पत्र वगैरह दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित ग्रामों की संख्या है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश इस पे किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। जोधपुर ग्राउंड कोको, एक प्रकार का ये जो गिरगिट होता है उस प्रकार का जीव होता है, इसको अभी क्या है द्वितीय सूची पे शामिल किया गया। ये है क्या? एक प्रकार का सरीसृप होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई है अभी एमएमआर रिपोर्ट, जिसमें 2018 से 20 तक में प्रति लाख जो हमारे जीवित जन्म में मातृ मृत्यु दर जो है वो 97 है, यानी 1 लाख में 97 जो माए हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। स्टेफनी प्रोफार्ट है जो कि पहली महिला रेफरी होंगी जो किसी वर्ल्ड कप में, फुटबॉल वर्ल्ड कप में, पुरुषों के फुटबॉल कप में महिला रेफरी होंगी। ये है फ्रांस की। बीआईएस ने भारत के 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता किया है, जिनमें मध्य प्रदेश का आईआईटी इंदौर है। हाल ही में किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने भारत में पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है? यहाँ पे लॉन्च पैड की बात हो रही है और जिसने किया है वो है अग्निकुल। इनका लॉन्च पैड अभी इसरो के सहयोग के साथ लॉन्च किया गया। नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कार्बन कैप्चर पर, जिसमें शून्य का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य रखा गया 2017 तक का कि भारत 2017 तक शून्य उत्सर्जन पर पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है? सागर में, ग्वालियर में, जबलपुर में या भोपाल में? तो इसका राइट आंसर होगा ये भोपाल में है। और ये खबरों में इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो एकेडमी है, यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर आयोजित किए जाने वाली है घुड़सवारी चैंपियनशिप। ये जो आयोजित की जाएगी ये 12 से लेकर के 25 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। लगभग 16 राज्यों के खिलाड़ी हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जो इसमें हॉर्सेज होते हैं, घोड़े होते हैं, ये भी खिलाड़ी होते हैं। इसमें मुख्य बात ये है जो हमें एक और याद रखनी है कि मध्य प्रदेश जो है देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसके पास स्वयं का घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स होगा। अपना ये कोर्स भी कराएगा यदि आपको हॉर्स राइडिंग पे इसके कोर्स करना है तो। और ये जो वर्तमान में यदि इसकी जो ट्रेनिंग मिलती है वो केवल अभी आर्मी के पास मिल रही है। इसमें होता क्या है कि ये जो क्रॉस कंट्री कोर्स होता है इसमें एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि जैसे आप 25 सेकंड है, आप 25 सेकंड से पहले आपका जो हॉर्स है वो यहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए। एक टाइमिंग होती है, वो सब चीजें ध्यान रखी जाती है। वर्तमान में यदि बात करें खेल मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की, तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सुमा सिद्धार्थ सिरूर को। ये खबरों में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो अवनी लखेरा है वो इन्हीं की शिष्या है जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बहुत सारे मेडल लेकर के आई हैं। तो अभी इन्हें क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुश्री सुमा सिद्धार्थ को ये स्वयं ओलंपियाड रही हैं और इसके पहले इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रदेश का पहला कोकून बाजार किस जिले में शुरू किया गया? सागर में, नर्मदापुरम में, जबलपुर में या इंदौर में? तो जो इसका राइट आंसर होगा नर्मदापुरम में। ककून एक प्रकार का रेशम का धागा होता है। ये मैप में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के जो रेशम है, मलबरी हो गया, आपका टसर हो गया, इरी हो गया, ये कहाँ कहाँ होते हैं? तो जो ग्रीन कलर वाला है ये आपका मलबरी है जो सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद टसर है जो येलो कलर का है। ये जो हल्का बीच में वाटर कलर का दिख रहा होगा आपको, ये इरी रेशम है। तो ये यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, प्रदेश का जो पहला रेशम
वो शुरू की गई, मंडी शुरू की गई है या बाजार लगाई है। 6 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये रेशम संचालनालय जो है मध्य प्रदेश का, उसके अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम जो जिला है वहां पे एक माला खेड़ी है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। इसका फायदा जो होगा वो आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो नरसिंहपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट, इन सभी जगह के जो काकून उत्पादक किसान है वो ये अपना यहाँ पे मंडी पे बेचेंगे। साथ ही में एक मार्केट भी उपलब्ध होगा, क्योंकि इसका फायदा ये होना है कि जो अगल बगल के हमारे राज्य हैं उन्हें भी एक ओपन मार्केट मिल जाएगा। ठीक है। रेशम संचालनालय की शुरुआत जो हुई थी ये हमारे राज्य के गठन के साथ ही हो गई थी, लेकिन 1 सितंबर 1984 को ये जब इसका गठन किया गया था वापस से, तो ये ग्रामीण पंचायती जो राज विभाग है उसके अंतर्गत था पहले। उसके बाद क्या हुआ कि इसको ग्रामोद्योग विभाग के साथ जोड़ दिया गया 1986 में। इसके बाद से लगातार ये 1986 से ये ग्रामोद्योग विभाग के अधीन ही कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 में। भारत ने कब से कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है? कब तक के लिए? जुलाई 2022 तक के लिए, अगस्त 2023 तक के लिए, सितंबर 2022 तक के लिए या दिसंबर 2023 तक के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भारत को जो अध्यक्षता मिली है ये दिसंबर 2022 तक के लिए मिली है यूएनएससी की। तो जो संयुक्त राष्ट्र भारत क्या है इस समय वर्तमान में जो आपने देखा होगा, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसकी जो सदस्यता है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही है और ये दूसरी बार है जब भारत इस कार्यकाल में अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके पहले भारत ने जो इसका सदस्य बना था, अस्थायी मेंबर बना था, वो 1 जनवरी 2021 को बना था। ठीक है। और ये अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी बार इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जो जब इसके बीच में क्या होगी, जितने भी समिट होंगी या इसकी बैठक वगैरह होंगी उसमें भारत की अध्यक्षता की कौन करेगा? भारत की तरफ से जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, कौन? श्री एस जयशंकर, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके पहले भारत 1950 से लेकर के 2011 तक अस्थायी मेंबर रहा है अलग अलग समय में। इसके बाद 11 के बाद सीधे 2021 में भारत इसका स्थायी मेंबर रहा। कुल मिलाकर आप बात करो यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उनमें 10 अस्थायी सदस्यों में भारत एक है। इसका जो चुनाव किया जाता है 2 वर्षों के लिए किया जाता है। जो 5 इसके स्थायी मेंबर होते हैं उसमें आपका चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। ये जो इसके स्थायी सदस्य हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में। भारत कब से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत कब से ग्रहण करेगा? 1 जनवरी 2023 से, 1 अगस्त 2023 से, 1 दिसंबर 2023 से या 1 दिसंबर 2022 से? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार की अध्यक्षता करेगा, यानी वासेनार अरेंजमेंट की। ये है क्या? एक प्रकार का जो वासेनार है, यहाँ पर क्या होता है कि एक जो इसके सदस्य देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो पारंपरिक हथियार होते हैं या दोहरे मापदंड वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार जिसका प्रयोग कहीं पर अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है, उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वासेनार की 1996 में जुलाई में, वासेनार नीदरलैंड में हुई थी और 42 सदस्य हैं इसके वर्तमान में जो देश हैं इसके सदस्य हैं। और ये उनका एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश क्या होते हैं? जो पारंपरिक हथियार होते हैं, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं होती हैं, प्रौद्योगिकी होती है, इनके हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही समझौते के साथ क्या होता है कि जो ऐसी प्रौद्योगिकी जो हमारे वैश्विक शांति के लिए खतरा हो सकती है उसके निर्यात को रोकने का भी इनका एक उद्देश्य होता है। ठीक है। और जो WPA फ्रेंडली व्यवस्था का निर्णय लेने वाला एक शासी निकाय है और इसमें यह सभी भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है, जो आमतौर पर वियना ऑस्ट्रिया में वर्ष में एक बार मिलते हैं। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर है। तो भारत इसकी 1 जनवरी 2023 से अध्यक्षता ग्रहण करेगा और भारत जो इसका सदस्य बना था वो 8 दिसंबर 2017 को बना था 42वें राज्य के रूप में। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में। हर साल जो अपना बीएसएफ है वो अपना बीएसएफ दिवस किस दिन मनाया जाता है हमारे देश में? 1 जनवरी को, 1 अगस्त को, 10 दिसंबर को या 1 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा कि 1 दिसंबर को भारत में बीएसएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और 1 दिसंबर 1965 को ही बीएसएफ का गठन हुआ था। ठीक है।
और इनका जो मुख्य है, जो हमारी जो सेना रहती है, ये एक तो प्रथम पंक्ति रक्षा की, जो हमारी देश की जो रक्षा होती है उसकी प्रथम पंक्ति कहलाता है ये। राज्य की हमारे जो रक्षा की पहली पंक्ति है। और ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान पे जो सीमा पे तैनाती होती है इनकी विशेषकर, ये क्या है, केंद्रीय जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, जो सशस्त्र पुलिस बल है उसमें अंतर्गत आता है ये। ठीक है, बीएसएफ। और 7 जो सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसमें आपका असम राइफल हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो गया, तिब्बत बल हो गया, आईटीबीपी हो गया, एनएसजी हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो गई, उनके साथ साथ बीएसएफ भी जो 7वां है। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपनी ऊंट की टुकड़ी और ऊंट सवार बैंड भी है। साथ में विश्व का एकमात्र बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते भी हैं। यह एकमात्र सीएपीएफ है जिसके पास पूर्ण जल विंग है, एयर विंग है, यहाँ तक कि अपनी खुद की एक अटली रेजिमेंट भी है। और बात करें यदि बीएसएफ का जो मोटो है, आदर्श वाक्य, वो क्या है, तो वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑन डेथ। मुख्यालय नई दिल्ली में, महानिदेशक इसके वर्तमान में पंकज सिंह है, उसके जो पहले महानिदेशक थे वो के एफ रुस्तम जी थे। प्रश्न क्रमांक 7 में आते हैं। जियोंग जेमिन अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। हमें ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये बताना। जापान के थे, चीन के थे, दक्षिण कोरिया के थे या सिंगापुर के थे। तो इसका राइट आंसर होगा ये चाइना के पूर्व राष्ट्रपति थे। खबरों में इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ शिंजो अबे जो जापान के राष्ट्रपति थे, उनका खैर अलग महत्व था देश के लिए, लेकिन ये एक जो जापान चीन के राष्ट्रपति हैं उनमें से ये एकमात्र पहले राष्ट्रपति थे जो इन्होंने भारत का दौरा किया था। तो ये भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। साथ ही में इन्होंने भारत और चाइना के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको सामान्य करने में, उनको मजबूत करने में काफी काम किया था, मेहनत करी थी। इसलिए इनका नाम एक बार हमें याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं। हॉर्निबल महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है, गोवा में किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है या असम में किया जाता है? तो ये किया जाता है नागालैंड में। हॉर्निबल एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि नागालैंड जो वहाँ पे रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए पूजनीय होता है और ये बहुत उल्लास के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये हॉर्निबल पक्षी है। इसी का मुखौटा पहन करके फिर इसमें डांस वगैरह किया जाता है क्योंकि ये इनके लिए पूजनीय होता है। और ये प्रतिवर्ष जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है प्रतिवर्ष, उस समय पे ये मनाया जाता है और ये केंद्र सरकार के सहयोग से मनाया जाता है। और इस हॉर्निबल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और जो भारत का पर्यटन और कला संस्कृति विभाग है उसके सहयोग के साथ इसका प्रतिवर्ष दिसंबर के फर्स्ट वीक में आयोजन किया जाता है। हॉर्निबल इनके लिए बहुत पूजनीय है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में, निम्न में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो आयोग है उसके अध्यक्ष पद को संभाला है, ग्रहण किया है? विजय यादव है, हंसराज गंगाराम आहिर है, राजाराम पटेल है या अरविंद सिंह है? तो इसका राइट आंसर होगा हंसराज गंगाराम आहिर है, जिन्होंने अब जो वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष रहेंगे। ये महाराष्ट्र से हैं, राजनीति में एक्टिव रहे हैं। इनका संबंध पूरी तरह से महाराष्ट्र से है कि और केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पे रह चुके हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। इसके लिए अलग से 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत की गई थी। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि इसको हमारे यहाँ जो 102 एक 102 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसके बाद इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। उस समय पे इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहले संविधान में क्या होगा कि एक आर्टिकल नया जोड़ेगा, तो एक आर्टिकल नया जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 बी डाला गया। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 338 बी के तहत होता है। 102वां संविधान संशोधन था, 2018 में आया था। सदस्य कितने सदस्य होता है? तो ये 5 सदस्य होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यक्ष के साथ ही मिलाकर के ये 5 सदस्य होता है। 3 सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो होना चाहिए स्वाभाविक रूप से, यदि पिछड़ा वर्ग आयोग है तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए, उनके सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उपाध्यक्ष भी इसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक बात और रहेगी, यदि 5 सदस्य तो है लेकिन इसमें एक महिला सदस्य क्या रहेंगी, कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, अनिवार्य है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। इसके बाद ये दोबारा चुने जा सकते हैं लेकिन तिबारा नहीं चुने जा सकते। ठीक है, 3 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ 2 बार ही चुने जाएंगे, तीसरी बार इनका नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 में आते हैं और प्रश्न क्रमांक 10 है कि किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक सामान्य मानक चार्जर अपनाने के लिए कुछ समय रेखा या रूपरेखा निर्धारित करने के लिए एक पैनल का भी हाल ही में सरकार ने गठन किया।
तो ये गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजेश्वरी लक्ष्मी की, अरविंद सिन्हा की, निधि खरे की या संगीता वर्मा की? तो इसका राइट आंसर होगा निधि खरे हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये किया गया है। सामान्य मानक चार्जर का यहाँ पर सरकार का मूल उद्देश्य ये है कि चाहे वह लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आपका हेडफोन हो या जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनमें चार्जर का प्रयोग होता है, वहां पर सिर्फ एक चार्जर प्रयोग किया जाए और वो चार्जर हो सी टाइप का चार्जर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको अलग अलग चार्जरों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश में बहुत सारा ई कचरा जो है, ई वेस्ट बढ़ रहा है। अब उसको रोकने के लिए भारत पहला नहीं है, इसके पहले यूरोपीय संघ है, उन्होंने भी इसके लिए कमेटी बना करके उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है और 2024 तक में वहां पर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बना रहे हैं, आइटम बना रहे हैं, उनको भी ये जो इसके लिए मदरबोर्ड पे सुधार करने के लिए भी समय चाहिए होगा, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वहां पे बहुत पहले से इसको चालू कर दिया था। 2024 तक में यूरोप में आपको सिर्फ एक ही चार्जर मिलेगा, सी टाइप चार्जर। ये बोलते हैं ना, केवल एक चार्जर वाली पॉलिसी वहां पर लागू हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि एक तो ई वेस्ट का बोलते हैं थोड़ा सा ई वेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास यदि 4 केबल है और 3 महीने में खराब हो गई तो फिर वो नई केबल खरीदता है, वो वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। उसी के लिए कमेटी बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता निधि खरे करेंगी। ठीक है, इसका फायदा हमें भी मिलेगा। हमें फायदा ये मिलेगा कि अभी हमें इतने सारे चार्जर लेकर के कम से कम केबल लेके चलना नहीं पड़ेगा। हम और कई बार अब क्या हो गया, जो नए मोबाइल हैं, विशेषकर एप्पल है, इनने भी अपना तुरंत पॉइंट चार्जिंग पॉइंट चेंज कर दिया है। तो इन्हें भी उस पर अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी वो सी टाइप के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। और हमें फायदा ये होगा कि हमें बार बार चार्जर परचेज नहीं करने पड़ेंगे केबल के कारण। भारत वर्तमान में सबसे ज्यादा निर्यातकों में बड़ा है। और हमने आपको एक प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश के राजभवन को आजादी के पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो सभी का आंसर इसमें राइट था, लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। और लगभग लोगों के आंसर सही रहे। रिमी हो, गोविंद, आप सभी के आंसर काफी अच्छे रहे। चंद्रकिरण, आपका भी आंसर बढ़िया था। अब ये लाल कोठी है जो वहां जहां पर हमारे वर्तमान के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो यहाँ पर रहते हैं। इसका रंग आपको कि इसका लाल उस पे चूने का पत्थरों का यूज किया गया था, इसको इसलिए इसका नाम लाल कोठी रखा था। लाल कोठी रखने का एक कारण ये भी है, उस समय पे भी जो मस्जिदें या गुम्बद बने वो भी आपको लाल मिलेंगे, लेकिन ये एक यूरोपीय शैली पे वास्तुकला पे आधारित थी। और हमारे बेगमों के पास इतना पैसा था कि ब्रिटिश अधिकारियों को यदि एक दिन भी ठहरना हो तो उसके लिए लाल कोठी बनवा देते थे। दतिया में किला बनवा दिया था, रुके नहीं वो अलग बात है। तो इस प्रकार के कार्य होते रहते थे। और ये लाल चीनी जो मिट्टी होती है, केवलस होती है, उससे बनी हुई है। और गवर्नर इस समय यहाँ पर रहते हैं, शाहजहां बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया था। भोपाल की रियासत के समय वो नवाब थे और इसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता है। हमने आपसे बोला था कि शनिवार को हमारा एक विशेष रहेगा, आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर के प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके आंसर जरूरी नहीं है कि आप आज के आज कमेंट करें, आप उसे संडे तक भी कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि 2 दिन का समय रहता है। तो 3 मार्क का प्रश्न ये रहा, 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसे आपको 2 और अधिकतम 3 लाइनों में लिखना है। मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लिख सकते हो, बाइलिंगुअल वाले भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ये 5 मार्कर का रहेगा, आप इससे 6 या 7 लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे। इसके आंसर नीचे एग्जाम गुरु जी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जी की तरफ से उन्हें लाइक और हार्ट दे दिया जाएगा। जिनके आंसर, अब इसमें ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे और धीरे धीरे हमारी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी एक स्टार्ट हो जाएगी। आंसर फॉर्मेटिंग सबसे बड़ा टास्क है। यदि आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, बिना इसके नैया पार नहीं लगनी है। चाहे आप कितना भी नोट्स पढ़ लो, किताबें पढ़ लो और दुनिया भर के वीडियोस देख लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान यूट्यूब में भरा पड़ा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में जाकर के बैठ करके मुख्य परीक्षा में कॉपी ही लिखनी है। प्री निकाल लोगे आप, यदि केवल प्री निकालने के लिए आप यदि ये परीक्षा दे रहे हो तो मेरी बला से कम 500 रुपए अपने बचाओ, फॉर्म मत भरो, बिल्कुल मत भरना। लेकिन यदि आपको ये एग्जाम निकालना है तो आप ये विशेषकर दिमाग में बैठा लो किसी हर तरीके से, आपको लिखना पड़ेगा ही। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज यहाँ नहीं लिखोगे तो कल वहां कैसे लिखोगे? तो छोटे छोटे फॉर्मेट होते हैं, हम आपको उत्तर देते हैं, आपसे बार बार कहते हैं आप 4 लाइनें 5 लाइनें उसके बारे में लिखें। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट लगातार यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो, आपको इसका लाभ क्या मिला आज से आप 6 महीने बाद बताओगे। कोई भी चीज आपसे पूछी जाएगी, आप एक क्लिक में तुरंत उसके बारे में 4 बातें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने की हैबिट आपके अंदर एक जनरेट हो जाएगी। तो आंसर लिखना नहीं भूले। करंट अफेयर यदि आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है दिन सोमवार को, रविवार को अवकाश रहेगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, प्रश्नों के उत्तर अवश्य देने अनिवार्य है। फिर मुलाकात होती है।